प्रोग्रेशन क्या होता है। बेसिकली हमने कहा था सीक्वेंस को ही हम प्रोग्रेशन कहते हैं, तो वो कहता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम इसको नाम दे देते हैं। वो कहता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अ सीक्वेंस ए एन, वो कहता है जो आपके पास जो सीक्वेंस है उसको मैं मोस्टली सीक्वेंस को ए एन nth टर्म से डिनोट करूँगा। वो कहता है कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी nth टर्म ए एन है इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो कहता है उस सीक्वेंस को मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस वक्त कहूँगा इफ़, अगर क्या हो, अगर an-1 इज़ द सेम नंबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। मीन्स कि वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास nth टर्म में से n-1 टर्म जब आप माइनस करते हैं तो आपका जो आंसर आए वो हर n के लिए सेम आए। n सेम की मीन्स जब आप n ग्रेटर देन 1, मतलब जब आप n को 2 प्लग इन करें तो आपके पास n को 2 प्लग इन करके ये बनेगा ना a2 माइनस a1, ठीक है। तो वो कहता है कि इसका आंसर फॉर एग्जांपल अगर 2 आ रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल जब आप करते हैं और जब आप n को 3 पुट करते हैं तो आपके पास बनता है a3 माइनस a2। वो कहता है फिर इसका आंसर भी 2 है। सिमिलरली आप क्या करें, आप n को 4 प्लग इन करें, आप 4 प्लग इन करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा a4 माइनस a2 a3। कहता है इसका आंसर भी 2। मतलब कि इन सिंपल वर्ड फॉर एग्जांपल आप n को 100 प्लग इन कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आएगा a100 माइनस a99। वो कहता है हर एक का आंसर सेम है। अगर एक का आंसर 2 आ गया, अगर हर एक का आंसर सेम आए, इसका भी 2 आया तो इसका भी 2 आए, इसका भी 2 आए, इसका भी 2 आए, मतलब आप n को कुछ भी प्लग इन कर लें इस पूरी सीक्वेंस के अंदर, इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास n की हर वैल्यू के लिए जो आंसर, जो नंबर आ रहा है अगर वो सेम है ना माइनस करने से, तो मतलब कि नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म में से माइनस करने से अगर हर एक का जो आंसर है वो सेम आ रहा है तो हम कहेंगे जो सीक्वेंस आपके पास गिवन थी an, ये सीक्वेंस आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमने कहा था कि ना हम हर सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम उनके दरमियान एक पैटर्न फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे हमने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया है। पैटर्न क्या आया कि हर दो सीक्वेंस की, हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। तो अब वो बात कर रहा है, वो कहता है कि इसकी nth टर्म फिर फाइंड आउट करें, इसकी nth टर्म क्या हो। अब देखते हैं कि nth टर्म फाइंड आउट कैसे करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। जब nth टर्म की हम बात करेंगे हमें पता है कि हमारे पास जो an-1 है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो आपके पास फॉर एग्जांपल सेम होता है। मैं उसको फॉर एग्जांपल नाम दे देता हूँ d का, ठीक है। कोई नाम देना था ना, हमने कहा जैसे हमने कहा था वहाँ पे 2, हमने कहा था वो जो डिस्टेंस आ रहा था इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को मैंने d से डिनोट कर दिया। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना बच्चा, अगर मैं n को 1 प्लग इन कर दूँ, सॉरी n को 2 प्लग इन कर दूँ तो मेरे पास टर्म यही बनेगी ना, a2 माइनस a2 माइनस 1 इज इक्वल टू d। मीन्स आई वांट टू से दैट हमारे पास टर्म आ जाएगी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d। तो इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू a1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना a1 प्लस d। अब इस प्लस d की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मैं लिख दूँ a1 प्लस और d है ना, सिर्फ इसकी जगह d की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा ना, तो d के इक्वल जाएगा। तो d की जगह मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ 2 माइनस 1 इंटू डी। दैट्स इट। इसका मतलब है जो मेरे पास a2 टर्म आई वो आई हमारे पास a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। दैट्स इट, ओके। ये तो था n इज इक्वल टू 2 के लिए। सिमिलरली अगर मैं n इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो हमारे पास आंसर ये आता है यहाँ पे that 1 विल बी इक्वल टू n को, अगर मैं यहाँ पे 3 प्लग इन करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है a3 माइनस a पावर इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू d। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया a3 is minus a2 is equals to d. It means we will get it a3 is equals to a2 plus d। a2 direct plus हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। तो इट मीन्स कि हमारे पास टर्म्स क्या बनी a3 is equals to a2 plus d। अब देखते हैं कि a2 का हमारे पास आंसर किसके इक्वल था। a2 था हमारे पास इस चीज़ के इक्वल,
तो अगर मैं A2 की जगह ये पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू प्लग इन कर दूँ तो हमारे पास टर्म्स क्या बनेगी, A3 इज इक्वल्स टू A2 की जगह ये वैल्यू प्लग इन करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया A2 की जगह और प्लस डी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म्स बनेगी A3 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 2 माइनस 1 डी, तो हमारे पास ये बेसिकली 1 डी है ना, डी प्लस डी हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ गया A1 प्लस 2D A3, तो A3 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ A1 प्लस, क्या मैं 2D किस तरह लिख सकता हूँ, 2D इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इंटू डी, भी 2D है ना, क्यों लिख रहा हूँ इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ दैट वन विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इंटू डी। अब इसी तरह से मैं प्रोसीड करूँगा ना बच्चे, तो अब देखें कि मैंने क्या किया, A2 को मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल अब A2 की वैल्यू पे आए, A2 को हमने लिखा था A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी, और A3 को मैंने लिख दिया A1 3 माइनस 1 इंटू टी। अगर मैं इसी तरह इसको थोड़ा सा प्रोसीड करूँगा बच्चे, मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ A4 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू टी। सिमिलरली A5 क्या आ जाएगा, A5 हमारे पास आ जाएगा A1 तो चेंज नहीं हो रहा था ना, प्लस ना डी चेंज हो रहा था, 5 माइनस 1 इंटू टी। और सिमिलरली अगर मैं इसको प्रोसीड करूँ, इसकी मैं nth टर्म पे जाऊँ तो हमारे पास an आ जाएगा A1 प्लस n था ना, अब n आ गया तो यहाँ पे 5 था तो 5 की जगह n आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। ये बेसिकली हमारे पास किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म होती है और हमने इस nth टर्म को थ्रू आउट यूज़ करना है। इस nth टर्म को याद रखिएगा कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है, an इज इक्वल्स टू A1 बेसिकली इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और d क्या है, बेसिकली उसके बाद जो डिस्टेंस आ रहा है d वो डिस्टेंस है। कुछ एग्जांपल करते हैं इस टर्म को यूज़ करते हुए। वो कहता है कि फाइंड द जनरल टर्म, जनरल टर्म मीन्स कि an टर्म फाइंड आउट करें। जनरल टर्म का मतलब होता है an nth टर्म, ठीक है, एंड द 12th टर्म 11th टर्म मतलब A11 फाइंड आउट करें ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो कहता है आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी nth टर्म और उसकी 11th टर्म फाइंड आउट करें, हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, डी को बेसिकली हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस आर 2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कहता है उसकी जो फर्स्ट टर्म है और जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो 2 और -3 है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो चीज़ पहले पूछी गई है फर्स्ट टर्म वो पहली होगी 2 है, और जो सेकंड पे बताइए कॉमन डिफरेंस वो दूसरा होगा -3 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म है वो आपके पास है 2 और जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है -3। दैट्स इट, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास गिवन आ गई और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। वो कहता है आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है, आपने 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, एंड आल्सो राइट द फर्स्ट 4 टर्म, और आपने A1 A2 A3 और A4 फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, प्रोसीड करते हैं। अब बच्चे हमारे पास इसकी जो nth टर्म आएगी ना, मुझे पता है nth टर्म का फार्मूला आपके पास होता है nth टर्म an इज इक्वल, ये आपने याद रखना है, जब हमने अभी ड्राइव भी किया था, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास डाटा जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है ना, तो उसकी nth टर्म तो मैं जनरलाइज में इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास पॉवर्टी का डाटा, मेरे पास मेरी लिटरेसी का डाटा, मेरे पास एयर पोल्यूशन का डाटा, मेरे पास कोई भी, लेट्स सपोज इस साल मेरे पास वीट कितनी होगी उसका डाटा, इस साल मेरे पास इस कंट्री में बेगर्स कितने होंगे उसका डाटा, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है तो उसकी nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है। मतलब कि nth टर्म जब आ गई उसका मतलब है आप n की जगह कोई भी साल पुट करें, n की जगह कोई नंबर पुट करें, आपको उस साल का डाटा मिल जाएगा। आप n की जगह 1000 पुट करेंगे, आपको आज से 1000 साल के बाद का डाटा पता चल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रेंथ है मैथ की, इसलिए आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है कि आप चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकें, क्योंकि बेसिकली बच्चे आप तो सोशियोलॉजिस्ट हो, आप लोगों ने रिफॉर्म्स लेके आनी है। जब तक आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होगा
तो आप कभी भी चीज़ों में रिफॉर्म नहीं लेके आ सकते। और अगर आप सिर्फ प्रेजेंट में जियोगे ना, तो फिर आप प्रेजेंट की प्रॉब्लम सॉल्व आउट करोगे, तब कभी भी आप कंट्री के बारे में फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको आज से 50 सालों के बाद आपको कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत होगी। अब अगर 50 साल के बाद कंट्री को एक चीज़ की ज़रूरत होनी है, ठीक है, तो उसके बारे में अभी से रिफॉर्म्स लेके आएंगे, तभी तक 50 सालों तक हम अपने गोल को अचीव कर सकेंगे ना। जैसे कि आप देखिए ना, हमारे पास 2008 में अचानक से इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज हो गया। क्यों शॉर्टेज हो गया? क्योंकि हमारे पास कोई रिफॉर्म्स नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं मिला इनको, जो इन्होंने कोई मतलब कि इतना ध्यान नहीं दिया कि डेटा कलेक्ट करें और देखें कि आज से 10 सालों के बाद, मतलब 2008 में हुआ है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर 1990 में अगर ये डेटा कलेक्ट करके देख लेते कि आज से 18 साल के बाद हमारी कंट्री को कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कितनी होगी, ठीक है ना। और वो मतलब कि सिमिलर इस डेटा से अगर वो यूज़ करते हुए कोई उसके दरमियान को सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेते, तो वो देख लेते कि 2008 में हमारी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होगा तो इसका मतलब है कि हमें अभी से उसके में रिफॉर्म्स लेके आनी है, हमें अभी से डैम्स बनाने हैं, ठीक है ना। हमें अभी से डैम्स नहीं बना सकते, तो हमें अभी से कोई ना कोई रिफॉर्म्स लेके आनी है। लेकिन क्या हुआ कि हमारे में इतनी किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो इस तरह की चीज़ों को पहले से प्रेडिक्ट कर सके, पहले से रिफॉर्म्स के बारे में बात कर सके। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया, वो कहता है nth टर्म आपके पास आ गई है, हमें क्या करना है, nth टर्म तो हमने फाइंड आउट कर ली ना, तो इसके में हम n की जगह जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो प्लग इन करूँगा, तो an हमारे पास आ जाएगा। a1 की हमारे पास फर्स्ट टर्म उसने कहा था वो a1 होती है, वो 2 थी, तो इसकी जगह 2 प्लग इन कर दूंगा, प्लस n-1, उसका कॉमन डिफरेंस ने क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस -3 था, तो उसकी जगह मैं -3 प्लग इन कर दूंगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं बच्चे, तो हमारे पास टर्म्स बनती हैं 2 प्लस -3, इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, दैट वन विल बी -3n, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 बेसिकली +3, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल टर्म बनेगी 2 - 3n + 3। अब 3 को 2 में ऐड करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दिस वन विल बी 5 - 3n। इसका मतलब है इसकी जो nth टर्म आई ना बेटा, वो ये आ गई। हमने फर्स्ट चीज़ फाइंड कर ली, हमने उसकी nth टर्म फाइंड आउट कर ली। उसके बाद वो कहता है कि इसकी 11th टर्म फाइंड आउट करिए, n, ठीक है ना, लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी 11th टर्म फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे, अब सिंपल 11th टर्म फाइंड आउट करने के लिए एक ही जगह 11 प्लग इन कर देंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय 11, यू विल गेट दिस इज इक्वल्स टू 5 - 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज बेसिकली 33। अब 5 - 33 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा -28। इसका मतलब है 11th टर्म आपके पास आ गई -28। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर। उसके बाद उसने कहा था क्वेश्चन में कि इसकी फर्स्ट 4 टर्म भी फाइंड आउट करें, तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, n की जगह 1 प्लग इन करेंगे इस सीक्वेंस के, इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो n की जगह 1 प्लग इन करते हैं, तो आंसर आता है आपके पास 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की जगह 2 प्लग इन करेंगे, आंसर आएगा 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2। जब 3 प्लग इन करेंगे तो आपके पास क्या करेंगे, 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 4 टर्म के लिए a4 इज बेसिकली इक्वल्स टू 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दैट्स इट। तो वी विल गेट इट 5 - 3, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, 5 - 6 इज बेसिकली -1। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 is 9, 5 - 9 is, we will get this is equals to -4, and similarly we will get it 5 - 3 multiplied by 4 is 12, 5 - 12 is basically -7। That's it। हमने क्या किया, हमने इसकी चारों की जो रिक्वायरमेंट थी हमने फाइंड कर ली। फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट थी, लेट मी चेंज कलर। ओके, फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो कहते हैं इसकी nth टर्म फाइंड आउट करें, हमने इसकी nth टर्म ये फाइंड आउट कर ली। सेकंड उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो कहता है इसकी 11th टर्म फाइंड आउट करें, हमने इसकी 11th टर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, nth टर्म में n की जगह 11 प्लग इन करें। उसके बाद उसने कहा था कि इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करें, इसकी सेकंड टर्म फाइंड आउट करें, इसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करें। हमने इसकी चारों की चारों टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, एंड दैट्स इट। यही हमारा टास्क था। हमारे पास चार्ट, उसने हमें 3 टास्क दिए थे, हमने तीनों के तीनों टास्क को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और हमारी जो एग्जाम्पल थी वो सॉल्व आउट हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं बच्चे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो कहता है कि यहाँ पे आपके पास गिवन है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 13। वो कहता है एक सीक्वेंस है, मैं इसको साथ साथ लिखता भी जाता हूँ यहाँ पे। वो कहता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी जो फिफ्थ टर्म है ना A5, वो
आपके पास आ जाता है बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू 13 एंड सिमिलरली वो कहता है सेवन्थ टर्म इज बेसिकली 49। जो इसकी 17th टर्म है ए 17 है, वो कहता है दिस इज इक्वल्स टू 49। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड ए एन, इसकी nth टर्म फाइंड आउट करें एंड ए 13 इसकी 13th टर्म फाइंड आउट करें। बच्चे अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो हमारे पास 5th टर्म आएगी ना ए एन है ना, जनरलाइज टर्म तो ए एन है ना, ए एन का हमारे पास फार्मूला आएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो उसमें भी बताएं इसमें 5th टर्म क्या होगी, n की जगह 5 प्लग इन करूँगा ना, A5 बेसिकली हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट्स इट। ठीक है, सॉरी n की जगह 5 प्लग इन करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी। और हमारे पास A5 किसके इक्वल है, A5 यहाँ पे उसने दिया है 5th टर्म 13 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे प्लग इन कर दूंगा 13 शुड बी इज इक्वल्स टू A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू टी, दैट्स इट, यही आएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास 5th टर्म 15th हम हमारे पास आ जाएगी 13, इट यहाँ से इम्प्लाई होगा, ये रफ वर्क है बेसिकली, ये वाला रफ वर्क है। हम क्या करेंगे, दैट वन विल बी 13, यहाँ पे ये लिख लें A1 प्लस 5 माइनस 1 4 हो जाएगा ना, 4D इज इक्वल टू 13। सिमिलरली वो कह रहा है 17 49 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं n की जगह 17 प्लग इन करूँगा, A17 शुड बी इज इक्वल टू A1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो A17 हमारे पास क्या थी, 49 थी, हमारे पास आ जाएगा 49 इज इक्वल टू A1 प्लस 17 माइनस 1 इज 16D, हमारे पास 16D आ जाएगा। तो इसको मैं जब मैं प्लग इन करूँगा तो उसमें मेरे पास आंसर बना A1 प्लस 16D इज इक्वल्स टू 49, दैट्स इट। हमारे पास दो टर्म्स आ गई, ये सारा रफ वक्त इसको मैं यहाँ पे रेस कर रहा हूँ। ओके, दैट्स इट, क्लियर हुआ यहाँ से। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ से दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हम बच्चे आप क्या करें, मैं कहता हूँ कि हमारे पास दो यहाँ पे सीक्वेंस आ गई, इसको मैं सीक्वेंस 1 कह देता हूँ, सॉरी हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ, दैट्स इट। इसको मैं थोड़ा सा प्रोसीड करता हूँ। तो हमारे पास बच्चे लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ A1 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 13, और सेकंड टर्म है हमारे पास दैट वन विल बी A1, सेकंड सीक्वेंस है, इक्वेशन है A1 प्लस 16D इज इक्वल्स टू 49। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो जब मैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस के साइन आ जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये प्लस का ये माइनस का है, A1 माइनस A1 आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये +4 है, या इसको मैंने माइनस कर दिया था, माइनस 16D। तो आप करें ना माइनस 16 में से +4 ऐड करें तो आंसर आएगा -12, इसका मतलब आंसर आएगा -12D। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास 13 पॉजिटिव का है और 49 नेगेटिव का है। 49 नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो इसलिए हमने हमारे पास जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो सीक्वेंस होती है, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। देखिए ना, ये प्लस वाला था इसको माइनस कर दिया, ये प्लस वाला था इसको माइनस कर दिया। इसी तरह अगर कोई पे माइनस होता उसको मैं प्लस कर देता। ओके, 13 माइनस हमारे पास क्या करें, 13 माइनस 49, मतलब कि 49 आपके पास नेगेटिव का है और 13 आपके पास प्लस का है। तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे बच्चे, आपके पास आंसर आ जाएगा -36, ये आ गया। अब यहाँ से अगर बच्चे हमारे पास -12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो डी का हमारे पास आंसर आ जाएगा -36 ओवर -12। जब आप -36 को कैलकुलेटर पे भी -12 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा दिस वन इक्वल्स टू माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 3 आर 36, तो आंसर आ जाएगा डी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं बच्चा, अब नेक्स्ट मुझे A1 की वैल्यू भी चाहिए। अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आपने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी थी ना, ये इक्वेशन 1 थी और इसी तरह आपने यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखी थी। अब आपकी मर्जी, अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन के अंदर डी की वैल्यू पुट इन कर दे। जो डी की वैल्यू आपके पास 3 आई है ना, इन दोनों इक्वेशन में से किसी के अंदर भी प्लग इन कर दे। मैं क्या करता हूँ, मैं डी की वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। लुक एट दिस, मैं यहाँ पे जब इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू प्लग इन करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ पे डी होगा मैं वहाँ पे 3 प्लग इन कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा A1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू 13।
दैट्स इट। हमारे पास आंसर आएगा बेटा, दैट वन विल बी, जो आंसर आएगा A1 प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 13। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 13 और 12 हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -12, A1 आ गया हमारे पास 1। अब बच्चे यहाँ पे गौर से बात देखने की ज़रूरत है तो कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो A1 की वैल्यू आई है वो आई है 1 और जो D हमने निकाला था वो D आ गया है 3। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैं, जो मेरे पास रफ वर्क था, जो मेरे पास स्टार्ट में nth टर्म थी, उसमें प्लग इन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। लेट मी चेंज द कलर, मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा, nth टर्म थी ना आपके पास, an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो जनरलाइज nth टर्म था किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A1 an हमारे पास वो क्वेश्चन ने कहा था ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो an इज बेसिकली इक्वल्स टू A1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, हमने 1 निकाली है, 1 प्लस, ठीक है, n माइनस 1 और d की वैल्यू हमने अभी 3 निकाली थी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चा 1 प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 3n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 और -3 जब आप इसमें ऐड होंगे तो आंसर आ जाएगा 3n माइनस 2। ये हमारे पास nth टर्म आ गई। हमने एक टास्क कंप्लीट कर लिया। सेकंड टास्क इसमें कहा था कि आपने 13th टर्म भी फाइंड आउट करनी है। 13th टर्म तो जब nth टर्म आ गई ना, फिर तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 13 के लिए आप क्या करें, आप n की जगह 13 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल्स टू 13। जब आप 13 प्लग इन करेंगे आपके पास सीक्वेंस बनेगी ए 13 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 2। तो आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 3 3 ज़ार 39 माइनस 2। तो इट मीन्स आपके पास जो 13th टर्म आई वो आपके पास आ गई 37। दैट्स इट। हमें 2 टास्क करने थे, हमने दोनों टास्क कंप्लीट कर लिए। पहला टास्क ये था कि nth टर्म फाइंड आउट करें, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, और दूसरा टास्क था कि इसकी 13th टर्म फाइंड आउट करें और हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। दैट्स इट। ये हमारे 2 टास्क थे। nth टर्म मीन्स कि हमारे पास जो हमारे nth टर्म आती है वो फाइंड आउट कर लें, और 13th टर्म मीन्स कि इसका 13th ईयर में जाके इसका जो डेटा आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2000 से डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया है तो वो कहता है 2013 में जो डेटा आएगा वो डेटा मुझे फाइंड आउट कर दें। फिर वही बात कि डेटा किसी भी प्रॉब्लम का हो सकता है, डेटा किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो हमारे पास सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। ओके, ये हमारे पास एक और चीज़ आ गई है बच्चे, वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स वो कहता है कि यहाँ गिवन क्या है, A1 ये है 3 है, D जो कॉमन डिफरेंस है D भी दे दिया और nth टर्म भी 59 दे दिया। वो कहता है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स कि आपके पास एक डाटा गिवन है, ठीक है, आपके पास सीक्वेंस भी गिवन है, ठीक है, आपने जैसे ये बताना है कि ये किस साल का डेटा है, ठीक है ना। लुक एट दिस, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है कि आपको सिर्फ डेटा दे दी जाता है और आपको कहा जाता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप कहेंगे अच्छा ये मुझे 3 चीज़ें तुम दे दो, कि मुझे तुम फर्स्ट टर्म दे दो A1 दे दो, मुझे कॉमन डिफरेंस D दे दो, और मुझे nth टर्म दे दो, लास्ट वाली टर्म दे दो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि जो डेटा तुम मुझे दे रहे हो वो किस साल का डेटा है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जनरलाइज टर्म है, इसके मैं जब सोल्यूशन पे जाता हूँ बेटा, हमारे पास जनरलाइज टर्म है an, और an बेसिकली हमारे पास इक्वल है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या गिवन थी, A1 की जगह हमारे पास 3 गिवन है, और an की फर्स्ट ऑफ ऑल an की जगह 59 गिवन है, तो मैं an की जगह 59 प्लग इन कर देता हूँ। A1 की जगह 3 गिवन है, 3 प्लग इन कर देता हूँ, प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि n बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, और d हमारे पास उसने 7 दिया है, तो d की जगह 7 प्लग इन कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व आउट करता हूँ, हमारे पास बच्चे आंसर आता है 59 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो इट मीन्स हमारे पास बच्चे डेटा आएगा 59 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7 बेसिकली 7n, 3 में माइनस 7 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा -4। तो इट मीन्स बच्चा हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास आ गया 7n, यहाँ पे जब 4 आ जाएगा प्लस हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 59 प्लस 4 n है, 74 नहीं है 7n है, ठीक है। 59 प्लस 4 इज बेसिकली 63, तो हमारे पास आ जाएगा 7n इज इक्वल्स टू 63। अब चूंकि मुझे यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं इसको थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं 7n को पहले लिख रहा हूँ,
एन इज इक्वल टू 63, ये ऐसे लिख रहा हूँ। अब एन 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एन इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो मुझे पता है 7 9 63 होता है, तो हमारे पास n की वैल्यू होगी 9। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने हमें डेटा दिया था 59 वाला कि nth टर्म 59 है, ये किस साल का डेटा था? वो कहता है कि 9th ईयर का डेटा था, ठीक है ना। मतलब कि जब से आपने डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया उसकी जो 9th टर्म आएगी वो आपके पास बेसिकली 59 होगी। मतलब कि अगर ये आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का डेटा है तो 9th ईयर के बाद जो आपने मुझे डेटा दिया है वो डेटा बेसिकली 9th ईयर के बाद अटेन होगा, ठीक है। दैट्स इट। मतलब कि आपसे ये कहा जाता है, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आपसे कहा जाता है कि बताएं कि 59 है ना, आपसे कहा जाता है कि मुझे बताएं किस वक्त जाके पाकिस्तान में जो लिटरेसी है वो 59% हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट में आपके पास A1 टर्म दे दी कि पहले साल में लिटरेसी, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि आपके पास पहले साल में लिटरेसी उसने कहा था यहाँ पे 3 है, ठीक है। उनका जो कॉमन डिफरेंस है, आई एम सॉरी बेटा सेकंड लेट मी चेक, ओके, वो कहते हैं इनका जो कॉमन डिफरेंस है D है, वो आपके पास फॉर एग्जांपल उसने कहा है 7 है। और मुझे बताएं AN मतलब कि कौन से साल जाके जो आपकी लिटरेसी है वो 59% हो जाएगी। आप यही वाला फार्मूला लगाएंगे, आप कहेंगे कि N की वैल्यू आई 9, मतलब कि अगर आप इसी स्पीड से आपकी कंट्री ट्रैवल करती रही, इसी स्पीड से आपकी जो एजुकेशन है वो प्रोग्रेस करती रही, तो 9th ईयर के बाद आपकी जो कंट्री का लिटरेसी रेट है वो 59% हो जाएगा। दैट्स इट। यही मुझे फाइंड आउट करना था कि हम किस तरह से डेटा की, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा भी प्रोडक्ट कर सकते हैं कि इस साल में डेटा कितना होगा। अगर मुझे डेटा गिवन हो तो मैं ये भी प्रोडिक्ट कर सकता हूँ ये किस साल का डेटा है। दैट्स इट। ओके बच्चे, यहाँ पे बेसिकली वही है कि हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इनकी प्रैक्टिस करें और इनमें से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ये मुझसे पूछें, ठीक है।